नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कक्षा 6 का अध्याय दूसरा पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है बचपन। अब बचपन जो है वो क्या है, एक संस्मरण है। मतलब संस्मरण विधा में लिखा गया है कि जो हमारी लेखिका है, लेखिका ने अपनी बचपन की यादों के बारे में हमें बताया। तो इस पाठ में हम लेखिका के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। तो अब जो लेखिका है कृष्णा सोपती, वो हमें अपने बचपन की ओर लेकर जा रहे हैं। अपने बचपन की ओर जो उनकी यादें हैं बचपन की, उनके बारे में बताएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वो उम्र में दादी या नानी या बड़ी बुआ या मौसी हो सकती है। तो लेखिका कह रही है कि अब उनकी उम्र जो है वो इतनी अधिक हो गई है कि वो हमारी दादी नानी या बड़ी बुआ मौसी की जैसी हो सकती है। हाँ, मैं इन दिनों परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। लेकिन परिवार में जो है हमारी लेखिका को सब क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब लेखिका की उम्र इतनी हो चुकी है कि वह खुद से भी स्वयं भी क्या है, अपने आप को बड़ा यानी उम्र में अधिक जो है वो अनुभव जो महसूस है वो करने लगी है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। वो कह रही है कि वो शायद इसलिए क्योंकि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अब शताब्दी क्या होता है? शताब्दी का अर्थ होता है जो 100 वर्षों का जो समय जो अवधि होती है उसे हम शताब्दी कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि समय के साथ साथ उनके पहनने में ओढ़ने में भी क्या है, बदलाव आने लगे हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। अब लेखिका जो है वो बता रही है कि पहले जो है वो कैसे किस प्रकार की वस्त्र पहना करती थी, रंग बिरंगे कपड़े जो है वो पहना करती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, जो गहरे रंग होते हैं। लेकिन अब उनका मन कैसा करता है कि अब सफेद पहनो, गहरे रंग नहीं हल्के रंग पहनो। अब जब वो उम्र में अधिक हो गई है तो उनका मन करता है कि वो हल्के रंग पहने, सफेद रंग पहने। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। दशक यानी जो 10 वर्षों की जो अवधि होती है वो होती है, ठीक है, दशक। और कि उनमें उन्होंने तरह तरह की पोशाकें, मतलब उन्होंने अपने बचपन में अलग तरह तरह की पोशाकें जो है वो पहनी है। अब कौन कौन से प्रकार की उन्होंने पोशाकें पहनी है देखते हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, पहले जो है लेखिका फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, इन प्रकार की पोशाकें पहना करती थी। लेकिन अब क्या है, वह उम्र में अब खुद को सियानी जो बड़ी महसूस करने लगी है, तो वह चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है, क्योंकि अब उन्हें यह कपड़े जो है, पोशाकें जो है वो आरामदायक लगती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। अब देखिए, लेखिका को बचपन की कुछ फ्रॉक तो आज भी याद है, जिसमें से वो एक फ्रॉक के बारे में हमें बता रही हैं। वो फ्रॉक कैसी थी? उस फ्रॉक पे हल्की नीली और पीली क्या थी, धारियां थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, उसका जो कॉलर था वो भी गोल था और जो बाजू थी वो भी गोल थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक।
ठीक है। अब दूसरी जो फ्रॉक है उन्हें याद है वो कैसी है, एक हल्के गुलाबी रंग का, उसका रंग कैसा है, हल्का गुलाबी, और बारीक चुन्नटों वाला, उसपे जो चुन्नट थे वो बारीक बने हुए थे, और उस वो घेरदार फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल क्या होती है, जो पोशाक होती है, फ्रॉक होती है, उसके जो नीचे लगी हुई जो झालर या लेस होती है उसे हम फ्रिल कहेंगे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अब लेखिका जो है वो अपने बचपन का समय बता रही है, तो उस वक्त क्या चलन था, जो फ्रॉक होती थी उसके ऊपर जो है यहाँ पे जेब होती थी, और जेब में वो क्या है, रुमाल रखते थे, और बालों में जो है वो रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। अब एक फ्रॉक और याद है, जो क्या था, गर्म फ्रॉक जो सर्दियों के लिए बना था, उसमें प्लेटों वाला मतलब जो चुन्नटें थी वो बड़ी बड़ी थी, और उसके नीचे फर जो है वो लगी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। अब जो ट्यूनिक क्या होती है, ऊपर पहनने वाला होता है, ठीक है, जिसकी बाजुएं जो है क्या है वो नहीं होती, गले में डालते हैं और वो पहना जाता है, और जो है वो बड़ा ही क्या होता है, आरामदायक होता है। और उसके नीचे पहनने के लिए एक कोटी जिसे हम टॉप भी कहते हैं वो प्याजी रंग का। दूसरा जो था वो ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी भी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अब देखिए, हमने पोशाकें और वस्त्रों के बारे में देखा कि लेखिका जो है अपने कपड़ों के बारे में बता रही है, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो हमारी लेखिका है कृष्णा सोबती, उन्हें अपने कपड़ों से जो है वो बहुत ही लगाव है। और देखिए, अब उन्हें वस्त्रों पोशाकों के साथ साथ मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। जो मोजे हैं वो क्या था, खुद ही धोने पड़ते थे, नौकरी और नौकरानी को देने की जो है वो सख्त कठोर मनाही थी, ठीक है, तो वो खुद ही धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार यानी रविवार की सुबह इसी में लगाते। अब देखिए बच्चों, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक आपको भी विद्यालय जाना होता है, लेखिका को भी जाना पड़ता था, तो इस बीच में उन्हें समय नहीं मिलता। लेकिन इतवार यानी रविवार की सुबह जो है वो क्या करते, अपने मोजे और स्टॉकिंग धोने में ही लगाते वो दिन। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब वो मोजे और धो लेते उसके बाद में वह अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब जब जूतों को क्या है, कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो उसकी जो चमक है वो उभरने लगती, जूता जो है वो चमकने लगता। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब लेखिका को क्या अच्छा लगता है, आज भी, मतलब उम्र अधिक होने के बाद भी उन्हें बूट जो अपने जूते हैं वो पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते जो है, मतलब आज के समय में अलग अलग प्रकार के किस्म के जो है वो शूज यानी जूते जो है वो आने लगे हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। बोल रहे कि पहले के समय से, ठीक है, आज के जो जूते आते हैं वो आरामदेह होते हैं। पहले इतने आरामदेह नहीं होते थे, उनका वजन भी अधिक होता था। हमें जब नए जूते मिलते
उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब देखिए, जब भी नया जूता पहनता है तो जूता काटता है और उसकी वजह से छाला हो जाता है। तब लेखिका बता रही है कि जब भी नए जूते मिलते तो उसके साथ ही साथ क्या है, छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। देखिए लेखिका जो है वो हमारी कितनी समझदार है कि अगर हमें कभी जूते जो है वो लंबे समय तक पहनकर रखने पड़ते हैं तो क्या होता है, वो काटने लगता है। तो इसलिए वो क्या करते, अपने पास एक रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। अब बोल रहे हैं कि जब जूता लगने लगता, काटने लगता तो रुई का जो टुकड़ा है वो क्या है, मोजे के अंदर डालते, जिससे सारा जो बल है जूते का वो किस पे लगेगा, रुई के ऊपर लगेगा और पैर को क्या है, कोई छाला या कोई भी मोच जो है वो नहीं आएगी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब देखिए लेखिका बता रही है कि जो बचपन उन्होंने देखा और आज के जो बच्चे बचपन जी रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर, जो बदलाव है वो आ चुका है। और वही अंतर जो है वो आप जब ये संस्मरण पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि आज कितना बदलाव आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हर शनिचर यानी हर शनिवार को लेखिका को क्या करना पड़ता, ऑलिव ऑयल यानी जो जैतून का तेल है या कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल जो है वो पीना पड़ता। तो लेखिका को हर शनिवार को क्या करना पड़ता, जैतून का तेल या अरंडी का तेल जो है वो पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब जब कोई काम हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे नहीं करना चाहते, तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यही शनिवार को जो तेल पीने वाला, ऑयल पीने वाला जो काम है वो लेखिका को मुश्किल लगता, क्योंकि वह यह काम नहीं करना चाहती, उन्हें यह पसंद नहीं था। तो शनिवार की सुबह से ही नाक में क्या है, उन तेल की गंध जो है ना, उन्हें आने लगती। छोटे शीशे के गिलास यानी जो छोटे कांच के गिलास होते हैं, ठीक है, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, जो दवाइयों के लिए क्या है उन पे कितनी मात्राओं के जो निशान बने रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। उन्हें देखते लेखिका को क्या होती, मितली यानी उल्टी जैसा होने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका को आज भी लगता है कि अगर वह तेल जो है हर शनिवार को हम नहीं पीते तो आज को ज्यादा फर्क नहीं होता। हम जितने सेहतमंद अभी है उतने ही उसे न पीकर भी होते। सेहत ठीक ही रहती तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब लेखिका ये बताएगी कि जो उनका समय था और आज जो बच्चों जो बचपन जी रहे हैं वो समय है, उनमें कितनी दूरी, कितना बदलाव जो है वो आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। पहले बच्चों की रुचियां, शौक और जो खेल थे वो अलग थे और आज बच्चों की दिलचस्पियां, रुचि, शौक और जो खेल है वो बदल चुके हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं। अब बोल रहे उस समय में क्या था, रेडियो टेलीविजन घरों में नहीं हुआ करते थे, उसकी जगह क्या हुआ करता था, ग्रामोफोन। उसमें क्या होता था, संगीत सुनाई देता था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। उनके बचपन में जो कुल्फी हुआ करती थी वो आज के बचपन में क्या हो गई है, आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल
गया है। पहले कचौड़ी समोसा जो नाश्ता हुआ करता था, आज क्या हो गया है, पैटीज हो गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। पहले जो है खसखस के, शहतूत के क्या हुआ करते थे, शरबत हुआ करते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, कोक और पेप्सी में पेय पदार्थ बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। अब उन दिनों क्या है, कोक या पेप्सी नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्या होता था, शरबत या लेमनेड या विमटो हुआ करता था। बच्चों लेमनेड क्या होता है, नींबू से बना जो पेय पदार्थ होता है वो लेमनेड कहलाता है। और विमटो क्या होता है, जो रस भरी जो बेर होते हैं उनके साथ साथ अलग बेर से मिलकर नमक डालकर, ठीक है, एक स्वादवर्धक क्या है, पेय पदार्थ बनाया जाता है, उसे विमटो कहते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। अब जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए हैं, वहां रहे हैं, तो उसमें क्या था, जो वहां का वैगर्स रेस्टोरेंट था, डेविको रेस्तरां था, तो वहां की जो चॉकलेट और पेस्ट्री है वह उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका बता रही है कि हम जो भाई बहन थे हमारी ड्यूटी लगती थी, किस लिए लगती थी, कि शिमला के मॉल से ब्राउन जो ब्रेड है वो लेकर आने की। जब भी उनके घर में ब्राउन ब्रेड जो है वो खत्म हो जाया करती थी, तो उनकी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि वह उस मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर आएंगे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। जो लेखिका का घर है वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटी सी चढ़ाई जो है चढ़नी पड़ती और वहां पर गिरजा मैदान हो जाता, और वहां से एक उतराई उतरते मॉल पर, और वहां से एक उतराई उतरने पर मॉल आ जाता। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनवामी। कन्फेक्शनरी जहाँ पर जो है मिठाइयाँ, चॉकलेट, पेस्ट्री ये सभी बना करते हैं और वहां पर बिकते हैं। तो वहां पर जो है लेखिका को क्या है, पेस्ट्री की और चॉकलेट की एक खुशबू आती, सुगंध आती, और वह काफी मनभावनी थी, उनके मन को बहुत ही अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अब देखिए लेखिका के समय कितना अनुशासन था कि बस हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की उन्हें छूट मिला करती। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। लेखिका बता रही है कि सबसे ज्यादा जो चॉकलेट टॉफी का जो स्टॉक यानी भंडार है वो उन्हीं के पास रहता। वो कैसे रहता देखते हैं। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। मतलब बोल रहे कि जब उन्होंने दुकान से चॉकलेट खरीदी तो वहां वह खड़े खड़े उन्हें नहीं खाती, इसकी जगह वो क्या करती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। बोल रहे हैं कि वो दुकान से खरीदते नहीं खाती थी, वो घर पर लेकर आती और उन्हें संभाल कर रखती, और रात के खाने के बाद बिस्तर में बैठकर उन्हें आराम से खाती। बच्चों आप फिर किस प्रकार से ये चॉकलेट खाते हैं, दुकान पर ही या फिर घर पर लाकर आराम से खाते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते। काफल जो है वो एक प्रकार का फल है जो क्या है हिमाचल में या जो पर्वतीय क्षेत्र है ना वहां पर लगते हैं। खट्टे मीठे, और जो काफल है वो कैसे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ तो होते हैं लाल और कुछ गुलाबी होते हैं।
रस भरी और कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर रहा है। अब ये जो है रसभरी और कस्मल जो है एक प्रकार के बेर है जो वहां पर लगा करते थे और जो लेखिका को अच्छे लगते थे, उनके बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज। चेस्टनट यानी जो शाहबलूत एक प्रकार का फल है, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। हम उनको खाने के लिए क्या होता था, उन्हें पहले आग पर क्या है भुनना पड़ता और फिर उसके छिलके उतार कर उन्हें खाया जाता। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। अब इसमें देखिए लेखिका क्या बता रही है कि जो चने जोर गरम है बस यही एक चीज है जिनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उस समय में चना जोर गरम जिस प्रकार से दिखाई देता था वह आज भी वैसा ही है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। पुराने कागजों से इसकी पुड़िया बनाई जाती है जो नीचे से संकरी होती है और ऊपर से इसका जो व्यास होता है वो बड़ा होता है ताकि हमारा हाथ आसानी से जा सके। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो इस पर जो बना फिल्म का जो चित्रपट संगीत का जो गाना था चना जोर गरम, ठीक है, वो हर बच्चे के मुंह पर था, हर बच्चे को याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज गरम मसाला बुरकवाते, ठीक है, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो चना जोर गरम पे क्या करते, तेज मसाला बुरकवाते डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तब जैसे जैसे कदम उठते थे वैसे वैसे एक चना पापड़ी मुंह में डालती थी। तो इन दोनों में कदम उठाने में और खाने में एक लय रफ्तार बनी हुई थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। अब बोल रहे बचपन में जो है शिमला के रिज पर उन्होंने बहुत मजे किए हैं, ठीक है, वहां पर क्या है घोड़ों की सवारी की है। तो शिमला में जिसका बचपन गुजरा है उसे कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। मतलब लेखिका जो है जो शिमला के जो घोड़े हैं उनको क्या समझते, कमतर यानी कम जो है वो समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। लेखिका बता रही है जो उनके ननिहाल मतलब नानी का जो शहर था वहां के जो घोड़े थे वो कैसे थे, हष्ट पुष्ट थे और दिखने में खूबसूरत थे। लेकिन इसी के उल्टे जो विपरीत है, शिमला के जो घोड़े थे वो उन्हें उनसे कम लगते, मतलब उन्हें कमजोर लगते और वह सभी क्या करते, उस पर हंसते, उनका मजाक उड़ाते। उनकी बात फिर कभी, लेखिका कह रही है कि ननिहाल की जो बात है वो आज फिर कभी करेंगे क्योंकि आज हम जो है वो शिमला की जो यादें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शिमला का जो एक स्थान है जाखू का पहाड़ जहाँ पे हनुमान मंदिर है, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। अब बोल रहे हैं चर्च जो है वो भी ऊंचाई पर था और वहां पर जब घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी आवाज जो है वो फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। इस संगीत से क्या है, ईश्वर जो है वो कुछ कहना चाह रहा है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है,
गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। सूर्यास्त के समय, ठीक है, जो गुलाबी सुनहरी जो है वो किरणें फैल जाती हैं, वो आसमान में फैल गई हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। मुखड़े गहराने लगे हैं यानी अंधेरा जो है वो होने लगा है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अंधेरा होने पर क्या है, बत्तियां जो है मतलब बिजली जो है वो क्या है, ठीक है, बत्तियां टिमटिमाने लगती है मतलब दिखाई देने लगती है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब बोल रहे रिज पर क्या है, जब अंधेरा हो जाता तब क्या है, बत्तियां टिमटिमाने लगती और दुकानों की चमक जो है वो भी बढ़ने लगती। और जो स्कैंडल पॉइंट है उसकी भीड़ से उभरता कोलाहल यानी वहां से उभरता हुआ आता हुआ शोर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। अब लेखिका जो है वो क्या है, एक दुकान के बारे में बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में क्या था, शिमला और कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, स्टेशन और सामने सिग्नल, पीछे पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। लेखिका बता रही है कि पिछली सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी थी, जो ट्रेन थी, वो कौन सी थी, शिमला कालका ट्रेन ही थी। और इस वजह से वह उन जो दुकान थी वो लेखिका को अच्छी लगती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। अब देखिए लेखिका का जो जन्म है वो 1925 में हुआ, ठीक है, और हम जो ये संस्मरण पढ़ रहे हैं वो कब का होगा, 1930 से 1940, मतलब जब लेखिका का बचपन था। तो उस समय विकास जो है वो इतना नहीं हुआ था, हवाई जहाज जो थे वो कम थे, इसलिए देखने को कम मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जो लेखिका दिल्ली में होती और जब हवाई जहाज की आवाज आती तो सभी बच्चे जो हैं उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। हवाई जहाज जो है वो उन्हें कैसा प्रतीत होता कि एक भारी भरकम पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा है। पंख फैलाकर यह देखो और वह गायब, मतलब वह अपने पंख फैलाकर जो है वो उड़ रहा है और देखते ही देखते वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान जो है वो लेखिका को अच्छी लगती, लेकिन इसके साथ साथ एक और दुकान है जो लेखिका भूल नहीं सकती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। अब वो दुकान कौन सी थी, जहां लेखिका का पहली बार जो है उन्होंने चश्मा बनवाया था। अब कृष्णा शोभदी के बारे में हम जानते हैं कि उनको जो है चश्मा पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम उनकी कोई भी तस्वीरें देखेंगे तो हम उन्हें चश्मे के साथ ही देखेंगे। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना क्या लगा, अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मतलब छोटे बड़े कोई भी उन्हें चश्मा लगाया हुआ देखता तो वो क्या कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, इस उम्र में क्या है, ऐनक यानी चश्मा लग गया, दूध पिया करो जिससे आंखों की जो रोशनी है वो तेज होगी। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी।
तो वो उन लोगों को वापस, जो डॉक्टर साहब कहते थे कि कुछ देर ऐनक पहनोगी तो यह उतर जाएगी, वो वापस दोहरा दिया करती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेखिका कह रही है कि डॉक्टर साहब ने उन्हें पूरा यकीन दिला दिया था, विश्वास दिला दिया था कि जब अगर वो चश्मा कुछ समय तक पहनेगी तो वह उतर जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो चश्मा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। अब जो है चश्मा नहीं उतरने का जो कारण है वो लेखिका खुद को ही बता रही है। वो खुद को जिम्मेदार मानती है। क्यों? वो कह रही है कि दिन की रोशनी में काम करने की बजाय वो क्या करती, रात में जो टेबल लैंप होता उसकी रोशनी में काम किया करती, और इसी वजह से उनके जो चश्मा है वो नहीं उतरा। आज जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। अब बोल रहे जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था तो जो उनका चचेरा भाई था यानी चाचा का बेटा, उन्होंने छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उनके चचेरे भाई ने जो है उनको छेड़ा और कहा आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मतलब इसी बात पे लेखिका जो है वो चिढ़ने लगी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तब उन्हें यह शेर जो है वो बुरा न लगा, लेकिन उस वक्त जो है वह इस बात पर बहुत खींची, वह उन्हें चिढ़ हुई। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अब बोले जब उनके जो चचेरे भाई हैं वो चाय पीकर चले गए तब लेखिका अपने कमरे में गई और आईने दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, कई बार जो है वो अपने आप को देखती रही। ऐनक यानी चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारा और देखती रही। यानी चश्मा लगाया, फिर उतारा, फिर लगाया, फिर उतारा, और ऐसे करते वो खुद को दर्पण में देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हाँ हाँ। और वो अपने भाई का जो शेर है वो दोहराती रही और उस पे अपना प्रतिक्रिया भी देती रही। कभी उन्होंने कहा नहीं नहीं, कभी उन्होंने कहा हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। और जब उन्होंने अपने जो छोटे भाई का जो टोपा यानी टोपी होती है वह अपने सिर पर रखा तो उन्हें कुछ अजीब भी लगा, लेकिन अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। सबकी बात थी, ये बात जो है वो उनके बचपन की थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब उन्हें शुरुआत में चश्मा लगाना अटपटा लगा, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया, उनके चेहरे के साथ चश्मा इतना घुल मिल गया कि जब वो कभी चश्मा नहीं लगाती तो उन्हें अपना चेहरा कैसा प्रतीत होता, खाली खाली प्रतीत होता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब बोल रहे कि बचपन की यादें जो है उन्हें याद आ गई, कि वह टोपी जो है वो याद आई, काला फ्रेम वाला चश्मा याद आया और लंगूर की सूरत यानी जो उनके चचेरे भाई ने उन्हें कहा था। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। बोले अब जो शिमला में है वो टोपी लगाना पसंद करती है और उन्होंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां।
अब बोले अब उनकी उम्र जो है वो अधिक हो गई है, इसलिए दुपट्टा ओढ़ना उन्हें मुश्किल लगता है। तो वो बोले कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते। सहज यानी सरल, सहल यानी सुविधाजनक, सुबीते यानी आरामदायक। ठीक है, तो उन्हें हिमाचली टोपियां जो है वो कैसी लगती है, सरल, सुविधाजनक और आरामदायक लगती है। तो बच्चों इसमें हमने क्या है, जो संस्मरण विदा में लिखा गया बचपन है कृष्णा सोबती द्वारा, वो हमने पढ़ा है। और इस संस्मरण में हमने क्या देखा, जो लेखिका का बचपन है और आज जो बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं उनमें कितना बदलाव आ चुका है, उसमें कितना अंतर आ चुका है, वो हमने इस बचपन संस्मरण में पढ़ा। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम इस संस्मरण पे आधारित क्या है प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।